चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ राजस्थान के वन्य वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। तो दोस्तों मुख्य रूप से वन 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वन 5 प्रकार के होते हैं, जहाँ सर्वप्रथम हम उष्ण अर्धशुष्क दोहक वन से शुरुआत करेंगे। उष्ण अर्धशुष्क दोहक वन ये वन राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि राज्य के 58% भाग पर पाए जाते हैं। और ये वन 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें खेजड़ी, नीम, बबूल, रोइडा, फोग आदि वृक्ष सम्मिलित हैं। ये वन शेखावाटी क्षेत्र, नागौर, पाली, जालोर व पूर्वी जोधपुर के क्षेत्रों तथा अरावली के पश्चिमी उत्तर ढालों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वन है राजस्थान का नंबर 2 वन मिश्रित पर्णपाती वन। ये राज्य के 28% भाग पर पाए जाते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ये वन एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वन कहा जाते हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये राज्य के पूर्वी अरावली ढलान और पूर्वी मैदान व हड़ौती के क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। इन वनों में धोकड़ा है, संदन है, पलास है, तेंदू है, खेर है, सालर है, नीम है, साल है, आंवला है, शीशम है, बरगद है, आम आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जिनके नाम बताए जैसे संदन है, आम है, शीशम है, पलास है, तेंदू है, जो भी बताएं उन सभी वृक्षों का एक एक कर हम अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों सर्वप्रथम वृक्ष के बारे में जानते हैं। संदन। संदन भारत में कर्नाटक में संदन विशेष रूप से पाया जाता है और कर्नाटक संदन के लिए प्रसिद्ध है। इस पर एक मूवी भी बन रखी है, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला ये डेवलप, तो आपको पता ही होगा दोस्तों। संदन राज्य में राजसमंद का खमनोर क्षेत्र और सिरोही का अबू दिलवाड़ा क्षेत्र प्रसिद्ध है संदन के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पलास वन के बारे में, पलास वृक्ष के बारे में जानते हैं दोस्तों। पलास वृक्ष को ढाक या खाकरा भी कहते हैं। पलास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वैज्ञानिक नाम है इसका, और इसे पलास को जंगल की ज्वाला या आग भी कहा जाता है और पलास सर्वाधिक राजसमंद जिले में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जानते हैं खेर वृक्ष के बारे में। खेर वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। इसकी छाल से कतोड़ी जानती कत्था बनाती है। और इससे आगे हम तेंदू वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तेंदू ये वृक्ष सर्वाधिक प्रतापगढ़ में पाया जाता है और इस तेंदू के वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और 1974 में तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सालर वृक्ष के बारे में। सालर वृक्ष से डिब्बे बनाए जाते हैं और सालर वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। साल वृक्ष सर्वाधिक अलवर में पाए जाते हैं और धोकड़ा वन राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है और ये केलादेव अभयारण्य में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम शुष्क सागवान वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वन राज्य के दक्षिणी जिलों जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ये वन राज्य के कुल वनों का 7.86% ही भाग है और इन वनों में सागवान जिन्हें टीक बोला जाता है और महुआ व बांस आदि सम्मिलित है। बांस को घास कहा जाता है। बांस घास की श्रेणी में आता है दोस्तों। सागवान वन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो शुष्क सागवान वन के बारे में हमें पता है, इसलिए सागवान वन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है और सर्वाधिक जिले कहा जाए जहाँ पाया जाता है तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। और सागवान के वन से इमारती लकड़ी के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसे सागौन या टीक के नाम से भी जाना जाता है और भारत में सागवान सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम अध्ययन करते हैं महुआ वृक्ष के बारे में। महुआ वृक्ष इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लोगोफोलिया है और आदिवासी लोग महुआ वृक्ष से मावड़ी शराब बनाते हैं और महुआ वृक्ष सर्वाधिक डूंगरपुर में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बांस ये एक घास है। बांस को 15वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट में घास का दर्जा दिया गया है और बांस को सर्वाधिक लंबी घास कहा जाता है और इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। बांस से अगरबत्ती, स्टिक और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। इनकी जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है और ये राज्य में मात्र 0.38% ही भाग पर हैं और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, पूरे राजस्थान में केवल।
जहाँ वर्षा सर्वाधिक 150 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में आम, जामुन, शीशम, रोइडा, अबुएंथेसिस, डिकिलेप्टेरा यानी कि अम्बरतरी आदि सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अबुएंथेसिस डिकिलेप्टेरा विश्व में केवल यहीं पाई जाती है, यानी कि अबुएंथेसिस डिकिलेप्टेरा विश्व में केवल अबु क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। और जामुन फल जो मधुमेह रोगियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है वो भी यहीं पाया जाता है। और यहाँ पाया जाने वाला सिनकोना वृक्ष जिसकी छाल से मलेरिया की कुनैन दवाई बनाई जाती है। और सदावन वन में महोगनी और रोजवुड, अम्बुनस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों जो विशेष रूप से जिन्हें भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। और यहाँ पर वनों वृक्षों के बारे में पढ़ने के बाद हम घासों का अध्ययन करेंगे। घासें राजस्थान में पाई जाने वाली घासें जैसे खस है, बुर है, मासिया है, एंसा है। खस घास बहुत ही सुगंधित होती हैं और इससे इत्र बनाया जाता है। और खस घास भरतपुर, टोंक और सोई मध्यपुर में पाई जाती है। बुर घास बीकानेर में पाई जाती है, बस से बुर और बस से बीकानेर। और बुर घास यह भी सुगंधित घास होती है। और मासिया घास तालसा पर शुरू में पाई जाती है जो काले हिरणों के लिए खाने के लिए उपयुक्त होती है। और एंसा घास केवलादेव में पाई जाती है और इसे पक्षियों का नरक कहा जाता है, क्योंकि इसमें फंसकर पक्षियों की कभी कभी मौत भी हो जाती है। अन्य घासें जैसे डाब है, धमन है, अंजन है, करड़ है, मूत है, भुरट है आदि प्रमुख घासें। दोस्तों मूत है, भुरट है, ये विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों कुछ नोट शब्दों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 2009 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा डूंगरपुर से हरित राजस्थान योजना शुरू की गई थी। और 1986 में पीएम राजीव गांधी द्वारा डूंगरपुर के बगदारी गांव से रूप भायला वृक्ष मित्र योजना शुरू की गई थी। और अरावली वृक्षारोपण योजना 1992 में चालू की गई। मस्तूल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है राजसमंद के पीपलांतरी गाँव में एक लड़के के जन्मदिन पर गाँव के सैकड़ों लोगों ने यानी कि पौधे लगाए थे। यहाँ पर कुछ विशेष तारीखें हैं जो वनों से संबंधित याद रखनी जरूरी। वनों से या विशेष रूप से पूछी जाने वाली तारीखें हैं, जैसे 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस या रामसर साइट दिवस के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी ने 1950 में की थी। वन्य जीव महोत्सव 1 से 7 अक्टूबर, देखिए वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई और वन्य जीव महोत्सव 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्य में जैसे कि राज्य में रामसर साइट स्थल 2 है, बाघ परियोजना 4 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 3 है, कंजर्वेशन क्षेत्र वर्तमान में 27 है दोस्तों, ये पहले बता रखा है। और वन मंडल 16 है, आकेड़ निषेध क्षेत्र 33 है, जिला शुभंकर 33 है, मृगवन 7 है, जंतुआलय 5 है, जैविक उद्यान 4 और प्राकृतिक विश्व धरोहर केवलादेव 1 ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रामसर साइट स्थल के बारे में अध्ययन करते हैं। रामसर साइट स्थल राजस्थान में 2 हैं और भारत में 75 हैं। इसे आर्द्रभूमि या नम भूमि कहा जाता है। ईरान के माजिंदारा के रामसर में 2 फरवरी 1971 में ये सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिसमें विशेष रूप से जो क्षेत्र होते हैं वनों के लिए उन्हें रामसर साइट स्थल के रूप में जाना जाता है। और इनको भारत में 21 दिसंबर 1975 में ये नियम लागू हुआ था। राजस्थान में 2 रामसर साइट स्थल हैं। एक है केवलादेव घना पक्षी विहार, तो 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट स्थल का दर्जा मिला और ये 28.7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और केवलादेव मॉन्टेक्स रिकॉर्ड्स में भी सम्मिलित हैं। और सांबर झील दूसरा रामसर साइट स्थल है जो जयपुर में है, ये 240 किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्य में 4 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर अभयारण्य बाघ परियोजना है जो सोई मध्यपुर जिले में जो 1973-74 में बाघ परियोजना शुरू हुई है। सरिस्का अभयारण्य बाघ परियोजना अलवर जिले में जो 1978 में शुरू हुई थी। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य बाघ परियोजना झालावाड़ और कोटा में जो 2013 में शुरू हुई। और रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बाघ परियोजना है
जो बूंदी में है, जो हाल ही में 2022 में बाघ परियोजना के रूप में सम्मिलित की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता रखा है जैविक उद्यान के बारे में। जैसे सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, इसे अप्रैल 2015 में जैविक उद्यान बनाया गया था। ये सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर जिले में ये राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है और ये 5.9 किलोमीटर सतह पर फैला हुआ। और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान बंसदरा पहाड़ियों में स्थित है। महाशय सफारी मरु वनस्पतिक पार्क जोधपुर में और 20 जनवरी 2016 से महाशय सफारी मरु वनस्पतिक पार्क को जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया था। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान है जो जयपुर में 4 जून 2016 को जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया। और अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में स्थित है। और 2 अन्य जैविक उद्यान जैसे मरुद्रा जैविक उद्यान बीकानेर जिनका कार्य प्रकृति पर है, और पुष्कर अजमेर जैविक उद्यान जिसका भी कार्य प्रकृति में है, ये जल्दी जैविक उद्यान में सम्मिलित होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जसनाथ क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। और इसके साथ ही ये मेरी पहली क्लास थी। अन्य क्लासेस पाने के लिए भी मेरा सपोर्ट करें दोस्तों। अन्य क्लासेस भी इसी प्रकार लेता रहूँगा।